दीपा कुर्सियों को इधर से उधर करती पूरे घर की काया पलट देने पर तुल गई है आज। माँ ने बहुत मना किया पर वह फिर भी जुट गई है। सारे कमरों की चीज़ें हटाकर खुद धुलाई कर रही है और बड़बड़ा रही है। क्या हाल बना रखा है फर्शों का। कैसे तो सफाई कर जाती है राधा भी, कुछ कहो तो माँ भी उसी की वकालत करने लग जाती है। अच्छा बहुत हो गया, अब तुम घुसो बाथरूम में, मैं तब तक कुछ खाने को बना दूं। माँ ने बड़ कुछ दुलार और कुछ आदेश भरे सुर में कहा। मैं अभी आई। क्या बनाऊं इस वक्त, 12 तो बज गए हैं, माँ बुदबुदाई। पर तब तक दीपा ने खट से दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब तो खुद ही सोचना पड़ेगा कुछ। दीपा थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर गाउन पहने तौलिया हाथ में लिए गुनगुनाती निकल आई। आकर गमले से मनी प्लांट की एक डाल काट साफ धुली बोतल में लगा दी और फिर बालकनी में खड़ी होकर अपने गीले बालों से चू रही पानी की बूंदों को मुग्ध होकर देखती रही। आज कितना कितना अच्छा लग रहा है ना माँ, वह पुलकित सी होती अपने आप से ही बोल रही थी। फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो माँ के पास रसोई में भागी आई। आज कितना कितना अच्छा लग रहा है ना, सब कुछ नया नया सा। हाँ बहुत दिनों बाद आज सफाई हुई है ना, कई दिनों से सोच रही थी पर टलता ही जा रहा था। कभी घर पर बैठना ही तो नहीं होता, कभी कभी इतनी थकान होने लगती है मन में, मन करता है छुट्टियां लेकर घर बैठा जाए। माँ अपने आप बोलती चली गई। तो ले लो ना छुट्टियां, दीपा बोली। तुम खुद ही अपने ऊपर काम लादे रखती हो, सारी दुनिया को छुट्टियां चाहिए होती हैं, तुम्हें भी कभी छुट्टी चाहिए, किसी ने पूछा है कभी। माँ फिर बोली, मुझे छुट्टी चाहिए हो तो लूँ ना, करूँगी क्या घर में बैठकर, थकान तो एक आध दिन में ही मिट जाएगी। तुम भी मुझसे कितनी बातें कर लोगी। माँ अनायास हंस पड़ी। अब तो तुम माँ से भी उबने लगोगी, तुम्हें भी तो दूसरी तरह की कंपनी चाहिए होगी, अपनी फ्रेंड्स की। हाँ तुम भी माँ कैसी बातें करने लगी हो, दीपा अनायास बोल गई। इस बात पर माँ बेटी तनिक सा हंसकर चुप हो गई। सहसा माँ को क्या सूझा कि वह अनायास ही कह गई। दीपा, ये जो उत्साह कभी कभी आता है ना, घर साफ करने का या जन्मदिन मना डालने का या पिक्चर देख आने का, कितना क्षणिक होता जा रहा है ना। फिर वक्त भी कहाँ होता है। दिन उभरते ही तुम कॉलेज चली जाओगी, मैं अपने काम पर, और घर के बाहर एक ताला लटक जाएगा जो शाम को खुलेगा। फिर हम दोनों के पास होंगे अपने अपने एकांत, तुम्हारे सपनों की दुनिया और मुझसे छिनती तुम। अचानक एक ऐसा आत्म प्रलाप था, दीपा अवाक रह गई, जैसे अपनी धरती पर से औंधी गिर पड़ी हो। दीपा आज कितनी खुश थी दीपा, पर माँ ने ये क्या कह डाला। ये माँ आजकल ऐसा सोचने लगी है, ऐसा सोचती है। दीपा कहीं अपराध बोध सा महसूस करने लगी और सोचने लगी, कहीं मेरा अरुण से मिलना माँ को अच्छा ना लग रहा हो। दीपा अब शांत ना रह सकी। रात भर उसे नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही, कभी अरुण और कभी माँ के बारे में सोचती रही। पिछली कई बातें उसे प्रासंगिक अप्रासंगिक रूप से याद आने लगी, क्लिक क्लिक करके। उस दिन भी कई दिनों बाद खुलकर बारिश हुई थी। आकाश नीला हो आया था और मन उमंग से भर उठा था। हवा के हल्के हल्के थपेड़ों से मुंह पर आई लट को एक और हटाकर दीपा ने अंगड़ाई ली और अखबार एक और हटा कुर्सी पर गर्दन पीछे लटकाकर आंखें मूंद ली थी और सोचने लगी थी, आज तो मम्मी का कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। कैसा रहे आज अरुण को घर बुला लूं और शाम का नाश्ता एक साथ करें। पर अरुण फिर कहीं टाल गया तो एक धुंध से दिमाग में चक्कर काटने लगी और धीरे धीरे उसकी तहें जमने लगी। उसने एक झटके से कुर्सी से उठ जाना चाहा, पर अवांछित चली आ रही विचारों की वल्लरी से बंधी वहीं जड़ हुई बैठी रही। फिर किसी आशंका से घिर गई। एक दिन अरुण से कहा था उसने, मेरी मम्मी से मिलोगे आज। तो अरुण ने कहा था, आज नहीं, फिर कभी मिल लेंगे, जब भी तुम कहोगी। तुम रोज टालते रहते हो अरुण, मम्मी से मिलना अच्छा नहीं लगता क्या, दीपा ने पूछा था। नहीं ऐसी बात नहीं दीपा, पर तुम्हारी मम्मी का सामना करने से डर सा लगता है। धत, मेरी मम्मी भी कोई डरने की चीज़ है क्या,
जिस दिन मेरी मम्मी को समझ जाओगे पूजा करने लगोगे। हो सकता है ऐसा ही हो, पर दीपा तुम्हारी मम्मी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है ना, बड़ा पैना वात्सल्य है, ऐसा स्नेह जो कोई दर्द उठाकर दे रहा हो, कड़ी धूप में छाया पैदा करने की अथक मेहनत कर रहा हो। उस छाया में घुटन होती है दीपा, पता नहीं क्यों, सच में समझ नहीं सकता। अरुण बोलता जा रहा था। दीपा 1 मिनट के लिए अरुण को देखती रह जाती है, जैसे उसकी अपनी बात अरुण के मुंह से निकल गई हो। एक क्षण के लिए दीपा के चेहरे पर दर्द की हल्की सी रेखा आई और वह, नहीं अरुण, पापा के मरने के बाद माँ मुझ पर केंद्रित हो गई है ना, मेरी खुशियाँ माँ की उपलब्धि बन गई हैं तब से। अरुण तनिक विचलित हो उठता है। क्या दार्शनिकों जैसी बातें कर रही हो दीपा? ऐसा तो होता ही है, इसमें असहज कुछ नहीं है, मैं तो वैसे ही कह गया। कहने के बाद अरुण स्वयं भी जैसे किसी सोच में डूब गया। दीपा उसी तरह तिनके से मिट्टी कुरेदती रही, घास तोड़ती रही, फिर थोड़ी देर चुप रहे दोनों। अच्छा चलो अब लौटो अपनी दुनिया में, माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। अरुण ने ही चुप्पी के गहराते जा रहे कोहरे को तोड़ा था। दोनों उठे और रोज की तरह अपनी अपनी दिशा को हो लिए। आज फिर दीपा को देर हो गई थी, मन भी क्षुब्ध सा था। मम्मी को क्या जवाब देगी देरी से आने का। दीपा ने हल्के से दरवाजे को हिलाया ही था कि माँ ने फट से दरवाज़ा खोल दिया। दीपा को लगा जैसे माँ वहीं खड़ी थी। एक क्षण के लिए माँ की तरफ देखा, पर माँ की प्रश्नवाचक निगाहें झेल नहीं सकी और थोड़ा सा उल्लसित सी दिखने की कोशिश करने लगी। पता है माँ आज क्या हुआ? माँ हल्की सी फीकी हंसी हंस दी। पहले कुछ खा लो अब, पता है क्या वक्त हो गया है, और आज टिफिन भी नहीं ले गई थी तुम, तो दीपा ने पूछा। अच्छा क्या बनाया है आज? ज़्यादा भूख तो है नहीं। आज तो तेरी पसंद के कड़ी चावल बनाए थे, मैंने भी नहीं खाया है कुछ। चलो लाओ मैं डाल देती हूँ, कड़ी चावल तो भरे पेट भी खाए जाएंगे। तुम भी कितनी अच्छी हो ना माँ। दीपा चहकने की कोशिश ही कर रही थी कि पड़ोस का नौकर हरिया आ गया। एक टिकट तो बिक गया बीबी जी, दूसरा हमारा बेटवा ही देखने चला गया, हरिया ने बताया। चलो तब तो ठीक है हरिया, अब तुम एक टिकट का ही पैसा दे दो। नहीं बीबी जी, हमारा बेटवा के टिकट का पैसा हम देंगे ही, हरिया ने कहा। अरे नहीं हरिया, रहने दो। हरिया संकुचित हुआ और एक टिकट का पैसा देकर चला गया। दीपा की आंखों में प्रश्न था जिसे वह जबान पर लाने से रोके हुए थी। कुछ कुछ समझ भी आ रही थी। फिर पूछा, ये कैसी टिकटें थी माँ? ऐसे ही आज मन हो गया था पिक्चर देखने का, टिकटें मंगा ली थी बाजार फिल्म की। तुम्हारी इंतज़ार करने के बाद जब समय निकलने लगा तो हरिया को टिकट बेच आने को कहा था। दीपा चुप हो गई। वह भी तो अभी बाजार फिल्म देखकर ही आ रही है अरुण के साथ, और यही तो वह माँ को बताना चाह रही थी कि फिल्म उसे कितनी अच्छी लगी, पर उसे तो मौका ही नहीं मिला। अब बल्कि उसे बुरा लग रहा है। इतने दिन बाद तो माँ की फिल्म देखने की इच्छा हुई थी और आज ही देर से आई। वह असमंजस में पड़ गई। माँ को कैसे बताए कि वह पिक्चर देखकर आ रही है? अब माँ से छुपाना पड़ेगा। उसका मन कसैला हो उठा। दीपा है आज की रोना तो बंद ही नहीं हो रहा, उसके बस में ही नहीं है। उसे आज पापा की बहुत याद आ रही है। जब वह 4 वर्ष की थी तभी उसने पापा को खो दिया था। उसे बहुत सी बातें याद हैं। एक बार रात को जब रोना नहीं चाहती थी तो माँ ने उसे डांट कर कहा था, सो जा अब, मुझे सुबह काम पर भी तो जाना है। पर पापा ने माँ को बरस दिया था, क्यों डांट रही है, बच्चा है, खेलने के मूड में है, खेलने दो, तुम सो जाओ, मैं खेलूँगा इसके साथ। और पापा दीपा को लेकर बरामदे में आ गए थे। बाहर घुप अंधेरा था और सारी टाउनशिप सो चुकी थी। बरामदे में 3-4 जुगनू उड़ते टिमटिमाते दिखाई दिए तो दीपा चहक उठी थी। मम्मी को दिखाओ जुगनू, वह जिद करने लगी तो पापा ने कहा था, इस वक्त मम्मी को मत उठा बेटी, चल तेरा जुगनू कैद करके रख लेते हैं, सुबह मम्मी को दिखा देना। जिसमें ड्रॉप्स के लिए छेद था और हवा अंदर जा सकती थी। पापा ने जुगनू को शीशी में बंद कर दिया। सुबह देखा तो जुगनू में वह रात वाली रोशनी नहीं थी। वह बहुत रोई थी। वह रात वाला जुगनू नहीं है। पापा ने कितना समझाया था दीपा को
और वह कई घंटे पापा के कंधे पर टंगी रही थी, रूठी रूठी सी। ओह पापा। अब कभी कभी अरुण से बात करते करते उसके चेहरे में क्यों पापा का चेहरा घुलने लगता है। पापा का सा शेल्टर मिलता है उसके साथ। अरुण से फ़ोन पर माँ की बात हुई है। पूरी बात किसी ने दीपा को नहीं बताई, न माँ ने न अरुण ने। सिर्फ इतना महसूस हुआ कि अरुण को माँ ने बुलाया था कुछ बात करने को। इस पर अरुण ने कहा था कि वह तो आता ही रहता है, अगर माँ को कोई बात करनी है तो उसके मम्मी पापा से करे। कल मल्होत्रा दंपति यानी अरुण के मम्मी पापा लखनऊ से आ रहे हैं। अरुण का इस सारे प्रसंग में बस गिने चुने शब्द कहना दीपा को अखर रहा था और वह पूछना नहीं चाहती थी कि क्या बात हुई है, बस इतना ज़रूर जानना चाहा था। इतना तो बता दो कि तुमने विशेष रूप से उन्हें लखनऊ से बुलवाया है क्या? अरुण की आवाज़ में सहजता नहीं थी, ये वह जान गई थी। बड़ी कठिनाई से बता पाया था। मम्मी पापा तो किसी और काम से दिल्ली आने वाले थे। तुम्हारी मम्मी ने उन्हें पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे ज़रूर आएं। फिर कल मामू भी आ गए थे। माँ और मामू मल्होत्रा दंपत्ति को स्टेशन लेने भी गए थे। अभी अभी वे हमारे घर से विदा होकर गए हैं। अरुण भी साथ आया था। दीपा ने कितना चाहा था कि अरुण को एक नज़र अकेले में देख पाती। जब तक वे लोग चले नहीं गए, दीपा ऐसे किसी क्षण का इंतज़ार करती रही कि अरुण से थोड़ी सी बात हो सके, पर अरुण ने ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किया था। माँ और मामू चुप थे। मल्होत्रा दंपत्ति ने मम्मी के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया था, जो कि अप्रत्याशित था। अरुण और दीपा के बीच विकसित हो रहे संबंधों के बारे में तो उन्हें मालूम ही था। अरुण ने भी तटस्थता का सा भाव दिखाया था और फिर उन्होंने ये कहकर विदा ली कि लखनऊ जाकर फ़ोन करेंगे। अरुण भी हमारे साथ जा रहा है, ये बात भी उन्होंने जाते जाते माँ को बताई। आज 10 दिन हो गए। अरुण ने लखनऊ जाकर न कोई फ़ोन किया न पत्र लिखा। दीपा इन 10 दिनों में बहुत कम घर से बाहर निकली, इस अंदेशे से कि कहीं अरुण का फ़ोन पीछे से ना आ जाए। आखिर मम्मी ने कल खुद मिसेज मल्होत्रा को फ़ोन किया। फ़ोन मिसेज मल्होत्रा नहीं उठाया। इससे पहले कि मम्मी कुछ बात कहती या पूछती, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, अरुण से बात करेंगी? वह तो घर पर नहीं है, अपने दोस्तों के साथ लखनऊ से बाहर गया है। मैं उसे बता दूंगी कि आपका फ़ोन आया था। ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। माँ सकपका गई थी। अजीब लग रहा था उन्हें। माँ तो उन्हीं लोगों से बात करना चाहती थी। दीपा रात भर रोती रही थी। माँ देर रात तक किताबें लिए बैठी रही। अरुण का व्यवहार दीपा की समझ से बाहर हो रहा था। आखिर उसे दीपा को तो फ़ोन करना चाहिए था ना। फिर हुआ भी क्या है ऐसा? वह लखनऊ से बाहर दोस्तों के साथ गया है, ये जानने के बाद तो मन टीस कर रह गया दीपा का। इतना वीतराग भी हो गया सकता है व्यक्ति। दीपा यहाँ 10 दिन से उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है और वह पिकनिक मना रहा है। कैसा हो गया है ना अरुण? कहीं ऐसा तो नहीं कि अरुण ही नहीं चाहता? ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। हाँ, अरुण मम्मी से खिंचा खिंचा ज़रूर रहता था, जिसकी वजह दीपा आज तक नहीं जान पाई। ज़रूर उसे गलत फहमी है माँ के बारे में, वरना मम्मी दीपा के लिए क्या नहीं करना चाहती। बेचारी मम्मी। सोचते सोचते दीपा की आंखें भर आई। वह अब पिछले प्रसंगों के अर्थ जानने की कोशिश करती है। मुझे लगता है मैं कोई अपराध कर रहा हूँ, अरुण ने एक दिन कहा था। क्या अपराध? यही कि माँ से उसकी बेटी छीन रहा हूँ, वह हंसकर कहता है। कमाल है, तो क्या मुझे सारी उम्र अपने पास रखेगी माँ? नहीं, तुम ना समझो, तुम्हारी मम्मी को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। माँ ने? दीपा कुछ समझ नहीं रही थी। माँ ने तुम्हें इतना प्यार नहीं करना चाहिए, मुझे ईर्ष्या होती है ना। फिर अरुण मजाक में टाल गया था। अरुण दोस्तों के साथ लखनऊ से बाहर गया हुआ है, जानकर तो फ़ोन की उम्मीद ही छोड़ दी थी दीपा ने कि अचानक अरुण का फ़ोन आ गया। एक बारगी उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसके शब्द भी लड़खड़ाने लगे। अरुण, तुम भूल गए हो ना मुझे? दीपा फूट फूट कर रोने लगी थी। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, दीपा मेरी बात सुन लो पहले। मम्मी से कह दो अभी कुछ दिन फ़ोन ना करें। कहकर अरुण चुप हो गया।
एक क्षण के लिए तो इंतजार किया कि अरुण कुछ बोलेगा। और मैं क्या करूं अरुण? दीपा ने पूछा। तुम सब्र करो, कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। अभी मैं लौट भी नहीं रहा, शायद एक आध महीना यहाँ रहूं। विश यू ऑल द बेस्ट दीपा, कहकर अरुण ने फ़ोन रख दिया। दीपा का सिर चकरा गया था। दूसरे एक्सटेंशन पर माँ ने भी बात सुन ली थी और वो दीपा के पास आकर खड़ी हो गई थी। माँ उसका सिर सहलाने लगी थी और सिर पर माँ का हाथ टिकाए आंखें मूंद अपने को प्रकृष्ट करने की कोशिश में दीपा टूट रही थी, बिखर रही थी। माँ और मामू लखनऊ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। दीपा आत्मग्लानि से भर उठती है, उसके अहम को चोट लगती है। वह फिर से सारी बातों को दिमाग में उकेरना चाहती है। क्या माँ ने चाहा था, क्या मामू की इच्छा थी और क्या अनचाहा कहा गया था जो अरुण और उसके मम्मी पापा को पसंद नहीं आया। वह फिर से सारे वार्तालाप को याद करने लगी। माँ बोल रही थी, मेरी तो बस यही इकलौती संतान है, ये घर बार आखिर इसी का है। अरुण शादी के बाद किराए के मकान में रहने की बजाय इसी घर में रह सकता है। मिसेज मल्होत्रा एकदम बोल पड़ी थी, पर इसकी तो कोई स्थायी पोस्टिंग दिल्ली में तो है नहीं, फिर किराए के मकान में रहने में हर्ज क्या है। पर यहाँ और कौन है मेरे सिवाय? मेरा भी और कौन है? जहाँ तक स्थायी पोस्टिंग का सवाल है, भैया इसके लिए कोशिश करेंगे ही। पर अरुण और उसके पापा एक साथ ही बोल पड़े थे। फिर एक क्षण के लिए रुककर उसके पापा ने अपनी बात पूरी की, पर हम तो चाहेंगे कि अरुण लखनऊ में ही पोस्टिंग करवा ले। कोशिश ही करनी है तो लखनऊ की कोशिश करनी चाहिए। फिर तो शकुन अकेली हो जाएगी, मामू के मुंह से अचानक निकल गया। अरुण ने अपनी मम्मी पापा की ओर देखा, फिर टॉयलेट के बहाने उठ गया और फिर हम लखनऊ जाकर फ़ोन करेंगे कहकर ही बात समाप्त हो गई थी। आज अरुण की समय समय पर कही हुई बातें बड़ी प्रासंगिक सी लग रही थी दीपा को, जिन्हें कभी उसने गौर ही नहीं किया था। एक बार पहले भी अरुण ने कहा था, सुनो दीपा, मैं चाहूँगा तुम खुद मुझे चाय बनाकर पिलाओ, मैं तुम्हारे साथ रसोई में खड़ा होकर तुम्हारी मदद करूं और हम मिलकर जो भी कुछ करें वह हमारा हो, हमारी उत्पत्ति और हमारे बीच कोई दूसरा ना हो। तो क्या बात यहीं तो उलझ कर नहीं रह गई? ये विचार चींटियों सा रेंगने लगता है दीपा के दिमाग में और वह बेचैन हो उठती है। माँ को लखनऊ जाने से रोक लूँ? सुबह होने से मैं सिर्फ एक रात का फासला था और वह माँ से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। आखिर उसने सारी बात भाग्य पर छोड़ दी। वह ये भी कैसे कह सकती थी माँ से कि वह इस पहलू पर भी पहले से कुछ सोच ले। आज की सुबह बड़ी उदास और पीली सी लग रही थी। माँ को आज लखनऊ जाना है, दीपा जानती है। एक मन भर आलस बदन पर पसरा पड़ा है। रात देर तक वह सो नहीं सकी। ब्रश लेकर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा। फिर एक झटके से उठकर ज़बरदस्ती अपने को उठाकर बाथरूम तक ले गई, नहाई, एक कप चाय पी और घर से बाहर हो ली। किसी ने ना टोका ना रोका। माँ से उसने कह दिया था, मैं अभी आती हूँ। शाम को लौटी तो माँ घर पर ही मिली। हैरानी हुई, माँ के प्रोग्राम का क्या हुआ? पूछा तो पता चला सुबह ही अरुण का फ़ोन आया था, वह दिल्ली आ चुका है। उसने आकर माँ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। तो पीछे अरुण आया था। दीपा का माथा ठनका। अरुण जानबूझकर दीपा की अनुपस्थिति में आया और सारे अध्याय को करीब करीब समाप्त कर गया था। और अब दीपा अपने को रोक नहीं पा रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने पर्स उठाया, माँ से बोला, मैं अभी आती हूँ, घंटा एक लग जाएगा, और घर से निकल ली। माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा। दीपा ने कभी हिसाब ही नहीं लगाया था कि इस इमली के पेड़ के नीचे भी कभी लौटना होगा। सालों का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। बचपन की बात है, यहीं कहीं एक छोटी सी पाठशाला थी। उसकी अध्यापिका
इमारत से बाहर ला पेड़ के नीचे क्लास लगाया करती थी। एक बार अध्यापिका ने हाथ ऊपर कर खड़े रहने की सज़ा दी थी दीपा को। सज़ा का कारण तो उसे याद नहीं, पर वह सारा दिन धूप में खड़ी रही थी और उसे सज़ा देने वाली अध्यापिका शायद भूल ही गई थी। छुट्टी का घंटा बज गया। सब अपने अपने बस्ते संभाल घर चल दिए थे और तब वह फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि उसकी अध्यापिका तो चली गई थी। उसको किसी ने माफ़ी ही नहीं दी, न ही उससे किसी ने कुछ पूछा था। एक दूसरी अध्यापिका ने बाहर जाते जाते दीपा को रोते देख लिया और पास आ गई। दीपा ने डरते डरते कहा था, मुझे सजा मिली है मैम। बस इतना ही कह पाई थी कि आंसुओं की धार और तेज हो गई थी। उस मैडम ने बड़े प्यार से उसे कहा था, जाओ बेटा घर जाओ, तुम्हारी मैडम को हम बोल देंगे। वह डरते डरते घर चली गई थी। आज भी दीपा को वैसी ही सजा देकर सब भूल गए हैं। आज वह इमली के उस बूढ़े पेड़ के पास खड़ी है, पर पाठशाला कहीं नहीं है। एक खूबसूरत इमारत खड़ी हो गई है यहाँ, और वह पेड़ जो कभी उस पाठशाला का हिस्सा था अब उपेक्षित सा एक तरफ खड़ा है। इस इमारत में एक आलीशान वातानुकूल ऑफिस बन चुका है। दीपा को इस इमारत की चौथी मंजिल पर जाना है। वर्मा एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अपने ही कदमों से सारी सीढ़ियाँ चढ़कर उस छोटे से बरामदे में आ पहुंची है दीपा, जहाँ से एक दरवाज़ा साफ दिखाई देता है। उसके भीतर ही सामने कुर्सी पर अरुण बैठा होगा। बस सिर्फ कुछ पल और वह अपने को तैयार कर दरवाज़ा धीरे से खोलती है। अपने से अपने का सामना हो गया हो जैसे। आओ दीपा, अरुण ने मुस्कुराकर स्वागत किया। वह मन ही मन अपने जोड़े हुए शब्दों का भार तोलती हुई सामने वाले कुर्सी पर बैठ गई। फ़ोन कर दिया होता, पता है मैं अभी उठने वाला था। दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। उससे संभव ही नहीं हो पा रहा था इतना सहज दिख पाना, जैसा अरुण कोशिश कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मम्मी ने चाहे बहुत संभल संभल कर बताया था कि अरुण आया था और सारे अध्याय को करीब करीब समाप्त कर गया था। इतना ही सहज सहज कर शब्दों को क्यों ना रखा हो, अर्थ तो नहीं बदलते। दीपा को तो मुंह के बल गिरना था, सो गिरी। वो तो कहीं भी नहीं थी और सजा की भागीदार उसे ही बनना पड़ा, निपट अकेले ही। दूसरे ही उसके निर्णय लेते रहे। एक वह थी जिसके बारे में सब सोच रहे थे, मामू, मम्मी और अरुण भी, और उसे इस बात का हक तक नहीं दिया गया था कि वह बता सके कि वह स्वयं अपने बारे में क्या सोच रही है। यहाँ तक कि अरुण ने भी नहीं सोचा। चाय लोगी? अरुण ने ही मौन तोड़ा और उसे वापस धरती पर लौटा लाया। नहीं, एक गिलास पानी मंगवा दो, दीपा ने किसी तरह से कहा। अरुण, मैं ये नहीं पूछूंगी कि माँ से तुम्हारी क्या बात हुई। सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मेरे ही बारे में फैसला करते वक्त कोई भी ये नहीं सोच सका कि मुझसे भी इस बारे में बात की जा सकती है। मेरा भी इस सारे प्रसंग में कोई सरोकार है, या बस तुमने मेरे भविष्य का फैसला कर लिया और माँ को इतनी तटस्थता और सपाटता से बता दिया? किसी भी चीज़ ने कोई खरोंच पैदा नहीं की। फिर मैं क्या थी इस सारे प्रसंग में? दीपा अब लगभग फूट चुकी थी। मैंने तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं किया, सिर्फ अपना फैसला किया है। तुम्हारा फैसला तुम ना करके दूसरे क्यों कर रहे हैं दीपा, ये तुम ही जानो ना। मतलब तुमको मेरे से कोई सरोकार नहीं है? दीपा के भीतर कुछ ऐंठने लगा था जिसे वह मुश्किल से दबा पा रही थी। है दीपा, सरोकार है, पर वहीं तक जहाँ तक मेरे अधिकार की रेखा है, उससे बाहर नहीं। तुम स्वयं उस रेखा से बाहर जा सकती हो, पर तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया। जरा सोचकर देखना दीपा, मैं चाहूँगा तुम उस रेखा से बाहर निकलने की कोशिश करो। फिर थोड़ा रुककर अरुण ने बात जारी रखी। पर कई बार ऐसा होता है ना दीपा कि हम अपने आसपास अनायास खिंचती चली जा रही रेखाओं को पार करने में इतनी देर लगा देते हैं कि रेखाओं के बाहर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। ओह अरुण, दीपा के मुंह से निकल गया। अपनी हथेलियों से मुंह ढक लिया उसने
कुछ क्षण वहीं बैठी रही और फिर तेजी से सीढ़ियां उतर गई। अरुण की प्रतिक्रिया भी उसने नहीं देखी। ओह, मैं क्या सोच गई थी? दीपा अपने आप से बात कर रही थी। कोई शिकवा ही नहीं कर सकी अरुण से, उसके अप्रत्याशित व्यवहार के लिए, उसके लखनऊ जाने से पहले एक बात तक न करने के लिए, फिर उसके इतने दिन फ़ोन न करने के लिए। मैं कहीं भी रहने गई थी, कितनी शिकायतें थी, कोई भी शिकायत नहीं कर सकी। जिस प्लेटफॉर्म पर अरुण के साथ वह खड़ी थी, आज वो प्लेटफॉर्म कहाँ है? आधारहीन होकर घर लौट आई। घर आकर पलंग पर पड़ गई दीपा। उसे आए हुए 1 घंटे से अधिक हो गया था। चाबियां उसे उसी जगह मिल गई थी जहां उसे होना चाहिए था। माँ घर पर नहीं थी। थोड़ी देर नसें तनाव से कसमसाती रही, फिर अपनी ही हालत पर रोना आ गया। देर तक रोती रही और अब हल्की हो गई थी। जैसे उठी कि सामने मेज़ पर ये क्या है, चौंकती है। ये लिफाफा मेरे नाम, अरुण का। शायद अरुण माँ को दे गया हो और माँ ने तब मुझे दिया ही ना हो, दीपा सोचती है। लिफाफा बेताबी से खोलती है। लिफाफे के भीतर कुछ शब्द मोटी मोटी पानी की बूंदें बन आंखों पर दीवार बन जाती हैं। बड़ी मुश्किल से शब्दों तक पहुंच पाती है दीपा। चिट्ठी का एक एक शब्द उसे बेंध रहा था। दीपा, तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, पर तुम्हें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ दीपा, पर यह शादी हम दोनों के लिए ठीक नहीं रहेगी। दुर्भाग्य से मैं वह पात्र नहीं हूँ जिसकी तुम्हारी माँ को खोज है, ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत के विपरीत दामाद को बेटी सौंपना उनके लिए कष्टदायक होगा और मेरे लिए तुम्हें माँ से अलग करके सुखी रख पाना मुश्किल होगा। मैं मम्मी की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर सकता, इसलिए यह फैसला करना पड़ा। इसका साहस से सामना करो। विश यू ऑल द बेस्ट। और अब सब कुछ दीपा के सामने स्पष्ट था। रह रहकर अरुण के शब्द कौंधने लगे। मैं चाहूँगा तुम उस रेखा से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम्हारा फैसला तुम ना करके दूसरे क्यों कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। अब दीपा को ये सारी बातें समझ में आने लगी। मुझे कोई रेखा पार करनी ही है, अब वो समझ गई थी। माँ जैसे ही काम से लौटी, वह अपने को सहेजने लगी। सामने से हटने के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। 2 कप लिए लौटी तो माँ कपड़े बदलने चली गई थी। कुछ क्षण और मिल गए उसे शब्द इकट्ठे करने के लिए। माँ सहज ही थी, पर ज़रूरत से ज़्यादा चुप थी। कल का झटका सहने के बाद मन को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी माँ। दीपा ने संभल कर बोलना शुरू किया था। माँ ने आंखें उठाई, बोली कुछ नहीं, सिर्फ ताकती रही। दीपा अचकचा गई और मन में फैसला किया कि मुंह नीचा किए ही अपनी बात बोल दूं। अरुण क्या चाहता है तुम समझ रही हो ना माँ। अब इस स्टेज पर उसे खोना बड़ा मुश्किल होगा। माँ की तरफ फिर भी देख न सकी। माँ कई क्षण मौन रही, फिर उठकर दीपा के पास आ गई। दीपा के सिर पर हाथ रखा। दीपा ने माँ के आने और सिर पर हाथ रखे जाने को महसूस किया, पर सिर नहीं उठा सकी। माँ का हाथ काँप रहा था, दीपा ने महसूस किया था। तुम मेरे पास नहीं रहना चाहोगी? मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। मैं करूँगी क्या तुम्हारे बिना दीपा? दीपा, हम अरुण को मनाने की कोशिश करेंगे। तुम जल्दी मत करो मेरी बच्ची। माँ इतनी दयनीय हो आई है। दीपा दरकने लगी, नीचे नीचे धंसने लगी। नहीं, मैं कमज़ोर नहीं होना चाहती। दीपा ने अपने आप को संभाला। अरुण के शब्द हांट करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेखाओं को पार करने में इतनी देर लगा देते हैं कि रेखाओं के बाहर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं। दीपा घबरा गई थी। उसकी रुलाई फूट आई। वह उठकर अपने कमरे में आ गई। अपने को संयत करने की भरसक कोशिश करती रही। माँ पर बाहर क्या प्रतिक्रिया हुई है उसके उठ जाने पर सोचना नहीं चाहती, और अरुण के नाम एक पत्र में कुछ पंक्तियाँ लिख डाली हैं। अरुण, मेरी यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई थी जहाँ से तुमने मेरे साथ चलना शुरू किया था, और अब जहाँ तुम रुक गए हो मैंने उसी को अपना गंतव्य मान लिया है। मैं सब रेखाओं से बाहर आने को तैयार हूँ अरुण। तुम माँ से आकर मुझे मांग लो, इतना तो उनका हक बनता है, बाकी मैं देख लूँगी।
तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे भी खुला आकाश चाहिए। दीपा। दीपा ने पत्र को लिफाफे में डाला, बंद किया और उसे लेकर बाहर निकल गई।